आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन चुनें। पहला है, यह किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य होता है। इसमें विदेशों से अर्जित साधन आय सम्मिलित नहीं की जाती है। देखिए, राष्ट्रीय आय से अभिप्राय किसी देश में एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य से होता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। इसके अंतर्गत देश के सामान्य निवासियों द्वारा देश के बाहर से या भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है सेकंड वाले में, इसमें विदेशों से अर्जित साधन आय सम्मिलित नहीं की जाती है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला जो है गलत हो जाएगा। केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर होगा पहले का ए, केवल एक। दूसरा प्रश्न है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पंचवर्षीय योजना है, सूची 2 में मॉडल है। देखिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना, इसकी अवधि 1974 से लेकर 1979 के बीच में थी। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल तैयार किया था, ये डीपी धर ने तैयार किया था। तो इसी वजह से इसको डीपी धर मॉडल कहा गया। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1951 से लेकर 56 तक थी और इसका मॉडल तैयार किया था हैरल्ड डोमर ने। इसी वजह से इसको हैरल्ड डोमर मॉडल भी कहा गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था और इसकी अवधि जो थी 1956 से लेकर 61 के बीच में थी। छठी पंचवर्षीय योजना, देखिए इसका जो छठी का कार्यकाल है 1980 से लेकर 85 के बीच में है और इसे तैयार किया था आगत निर्गत मॉडल पर आधारित। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का सी वाला, यानी ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो आंसर है आपका सेकंड का सी। तीसरा प्रश्न है आपका, भारत में निर्धनता की माप हेतु प्रयोग किया जाता है सापेक्ष प्रतिमान, निरपेक्ष प्रतिमान, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। भारत में निर्धनता के मापन हेतु निरपेक्ष प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। यह न्यूनतम आय अथवा उपभोग स्तर पर आधारित है। इसमें न्यूनतम पोषक आवश्यकताओं और न्यूनतम उपभोग व्यय स्तर को ज्ञात किया जाता है। इसे हेड काउंट रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक और नाम है जिसको हेड काउंट रेशियो के रूप में भी इसको जाना जाता है। इसमें गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है और इस प्रतिमान का सबसे पहले प्रयोग FAO के प्रथम महानिदेशक आर ब्याइड ने 1945 में सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। तो यहां पर आपका सही आंसर है थर्ड का बी वाला, निरपेक्ष प्रतिमान। चौथा प्रश्न है आपका, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा सही है, यहां पर आपको बताना है। पहला है, यह किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। सेकंड, यह केवल विकसित देशों को ऋण प्रदान कर सकता है। थर्ड, यह किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है। यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है 1945 में अमेरिका में ब्रेटन वुड के 1945 के समझौते के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई और इसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन DC में है। यह सदस्य देशों को उनके भुगतान असंतुलन की दशा को सुधारने के लिए उन्हें ऋण प्रदान करता है। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का डी, यानी यह केवल सदस्य देशों को ऋण प्रदान कर सकता है। पांचवा प्रश्न है आपका, विनिवेश को रखा जा सकता है राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत, पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत, राजस्व व्यय के अंतर्गत, पूंजीगत व्यय के अंतर्गत। देखिए, ऐसी प्राप्तियां जो केंद्र सरकार के दायित्व या ऋण में वृद्धि लाती हैं अथवा केंद्र सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती हैं, उन्हें पूंजीगत प्राप्तियां कहा जाता है। चूंकि विनिवेश के माध्यम से, विनिवेश का मतलब होता है डिसइन्वेस्टमेंट, तो इसके माध्यम से केंद्र सरकार सरकारी परिसंपत्तियों में अपनी हिस्सेदारी को कम करती है, जिससे उसकी परिसंपत्ति में कमी आती है। अतः विनिवेश को पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत रखा जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का बी वाला। छठवां प्रश्न है आपका, वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से सदैव कम होता है,
सदैव अधिक होता है, सदैव बराबर होता है, बराबर या उससे अधिक हो सकता है किंतु कम नहीं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की। जब बाजार में अनाजों के दाम गिर रहे होते हैं तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से अनाज खरीदकर उनके हितों की रक्षा करती है। यानी एमएसपी जो है वो एक प्रकार की बीमा कीमत होती है और इसकी घोषणा जो है सरकार फसल बुवाई से पहले करती है। यानी इसकी घोषणा जो है बुवाई से पहले की जाती है, ये आपको याद रखना है। वहीं जो आपका वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य है इसकी घोषणा जो है कटाई के टाइम की जाती है। यानी जब फसल की कटाई हो रही होती है उस समय इसकी घोषणा की जाती है। यानी वसूली या अधिप्राप्ति मूल्य वह मूल्य है जिसकी घोषणा सरकार रबी तथा खरीफ के समय करती है और इसी मूल्य पर सरकार अनाज खरीदती है। वसूली मूल्य की जो घोषणा है ये बुवाई के बाद अर्थात कटाई के समय की जाती है और यह एमएसपी के बराबर या उससे अधिक हो सकती है किंतु उससे कम नहीं होगा। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठवें का डी, यानी बराबर या उससे अधिक हो सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता है, एमएसपी से यह कम नहीं रहेगा। 7वां प्रश्न है आपका, निम्न पर विचार करें। पहला है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय निर्यात आयात बैंक, मुद्रा बैंक। उपरोक्त को उनके स्थापना वर्ष के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यानी आपको यहां बताना है किसकी स्थापना कब हुई है, उसके हिसाब से आपको अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भारतीय यूनिट ट्रस्ट की। तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना जो है 1 फरवरी 1964 को हुई है। यानी फरवरी 1964 में इसकी स्थापना हुई है 1964 को। उसके बाद आपका नंबर आ जाता है भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसको एग्जिम बैंक भी बोला जाता है। तो एग्जिम बैंक की स्थापना जो हुई है ये जनवरी 1982 में हुई है। जनवरी 1982 में इसकी स्थापना हुई है। इसके बाद आ जाता है आपका भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको सिड भी बोला जाता है। इसकी स्थापना जो है अप्रैल 1990 में हुई है। इसके बाद आ जाता है आपका मुद्रा बैंक। मुद्रा बैंक की स्थापना जो है ये अप्रैल 2015 में हुई है। अप्रैल 2015 में मुद्रा बैंक की हुई है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा, यानी पहले आपका दूसरा आएगा, फिर तीसरा, पहला, फिर चौथा। तो आंसर है 7वें का बी, 2, 3, 1, 4। 8वां प्रश्न है आपका, M1 में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता है? जनता के पास करेंसी, बैंकों के पास मांग जमा राशियां, रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां, चलन में करेंसी। देखिए तरलता के आधार पर मुद्रा स्टॉक की 4 माप होती हैं, जिनमें M1, M2, M3, M4 शामिल हैं। M1 जो है ये जनता के पास मुद्रा, यानी कि जनता के पास मुद्रा यानी करेंसी और नोट और सिक्के, प्लस बैंक के पास मांग जमा राशियां, प्लस रिजर्व बैंक के पास अन्य जमा राशियां। तो ये तीनों मिलाकर जो है M1 बनता है। यानी कि यहां पर M1 में क्या आता है, चलन में जो करेंसी है वो इसमें शामिल नहीं है, बाद बाकी ये तीनों जो हैं ये इसमें शामिल है। तो यहां पर आपका गलत वाला जो आंसर है वो है 8वें का डी। 9वां प्रश्न है आपका, जब किसी वस्तु की कीमत गिरे और कुछ लोग यह सोचकर उसकी मांग में कमी कर दें कि उसकी कीमत में गिरावट उसकी गुणवत्ता में गिरावट के कारण हुई होगी, तो इसे कहते हैं सिनाप प्रभाव, बैंडवेगन प्रभाव, बेबलैन प्रभाव, या इनमें से कोई नहीं। देखिए जब किसी वस्तु की कीमत गिरे और कुछ लोग यह सोचकर उसकी मांग में कमी कर दें कि उसकी कीमत में गिरावट उसकी गुणवत्ता में गिरावट के कारण हुई होगी, तो इसे बेबलैन इफेक्ट या बेबलैन प्रभाव भी कहते हैं। और इस प्रभाव को थॉर्नस्टीन बेबलैन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 9वें का सी वाला। अब देखिए यहां पर स्नाप प्रभाव की भी बात हुई है, स्नाप और बैंडवेगन, इनके बारे में जान लीजिए। स्नाप प्रभाव कब होता है? देखिए स्नाप प्रभाव तब होता है जब किसी वस्तु के मूल्य गिरने पर समुदाय के कुछ लोग तो मूल्य गिरावट के कारण मांग में वृद्धि लाएं और कुछ लोग सामान्य लोगों से अपने को अलग रखने के लिए कीमत में गिरावट के बाद भी उस वस्तु का उपभोग ना करें, तो इसे स्नाप प्रभाव कहते हैं। बैंडवेगन प्रभाव क्या होता है? यदि किसी वस्तु की कीमत गिरे जिसके परिणाम स्वरूप समुदाय के कुछ लोगों की तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाए, पर कुछ लोग कीमत गिरने के कारण नहीं बल्कि दूसरे लोगों की उपभोग में जो वृद्धि हुई है उसके अनुसरण के कारण मांग में वृद्धि कर दें, तो उसे बैंडवेगन प्रभाव कहा जाता है। तो यहां पर जो स्टेटमेंट लिखा गया है ये बेबलैन प्रभाव से संबंधित है। तो आपका सही आंसर होगा 9वें का सी वाला। 10वां प्रश्न है आपका, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक हैं दादाभाई नौरोजी, डॉक्टर M विश्वेश्वरैया, पार्थ सारथी गुप्ता,
बिपिन चंद्र। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इसके लेखक बिपिन चंद्र हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा 10 का डी वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।